नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखपुर दौरे को लेकर कार्यक्रमों का निरीक्षण करते नजर आए। 28 अगस्त को महामहिम गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के आवास पर विश्राम कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कल सुबह सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की फरियाद सुनने वाले हैं और फिर वापस राजधानी का रुख करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सुभाष हमारे साथ में मौजूद हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पूजा, आज 2 दिवसीय दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और इन्होंने सबसे पहले ये प्रदेश का जो सबसे पहला यहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है, उस कार्यक्रम स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ पे हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल तक और जो भी जरूरी दिशा निर्देश है उन्होंने अधिकारियों को दिया। और आपको बता दें कि 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं और साथ में ही गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो बनकर पूरी तरीके से सोनबरसा में तैयार है, उसका लोकार्पण भी करेंगे। उसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश से आ रहे हैं और एक एक चीजों का वो खास तौर पे ध्यान रख रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसकी तैयारी आपको बता दें पूजा की लगभग 20 दिनों से चल रही है। अधिकारी लगातार वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और हेलीपैड से किस तरीके से हेलीपैड उतरेगा और किस तरीके से कार्यक्रम स्थल तक रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति को वहां तक पहुंचना है और कार्यक्रम स्थल में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आपको काफी देर में मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर अधिकारियों को बैठक भी करने वाले हैं। इस मुद्दे पर करेंगे और दिशा निर्देश करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लखनऊ समेत 6 जिलों की एक सड़क का नामकरण कल्याण सिंह के नाम पर होने वाला है। इसमें अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं और स्थानों का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिस पर प्रदेश सरकार और संगठन जल्द ही निर्णय लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कुछ जगहों पर कल्याण सिंह की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और स्मारक भी बनाया जाएगा। सरकार कुछ करे और विपक्ष बौखलाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर क्या पड़ा, इसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तमतमा उठे। उन्होंने यूपी सरकार के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए योगी सरकार को नाम से ज्यादा काम पर फोकस करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि क्या क्या नाम बदल दिए हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, नाम से ज्यादा काम करिए। अरे भाई, क्या क्या नाम बदल दिए। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें चीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना, गवर्नेंस करिए। महिलाओं पे जुल्म होते रहता है। तो ये तमाम पक्ष रखे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा करी थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इसके बाद लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की कवायद तेज हुई। इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हुई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि सड़कें बनाने से अच्छा है कि कल्याण सिंह के नाम शिक्षा के क्षेत्र में या कुछ विकासशील काम कर लेते हैं। परंपरा पुरानी है, जो जिस दल का या जिस विचारधारा का जो भी देश में कोई पुराना नेता रहा है, तो इस तरह के नामांकन होते रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और नया है। मैं तो कहूंगा अगर सरकार किसी महापुरुष का, चाहे अटल जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, इनका कोई स्वागत, इनका के लिए कुछ करना चाहती है तो कोई नई चीज बनाए, कोई बड़ी चीज बनाए जिससे जनता को लाभ मिल सके, जनता को उसमें
उनके नाम के सहारे ही सही कोई विकास का, कोई शिक्षा का, कोई बड़ी बनाए, जिससे लोगों को ये करे कि हाँ वास्तव में इनका इन नेताओं के प्रति श्रद्धा है, कमिटमेंट है। सूबे में बाढ़ का जारी है, में कई जिले की जद में आ गए। आयुक्त रणवीर ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावितों की मदद की जाए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, जैसे आपको श्रावस्ती, बाराबंकी, गोरखपुर, लखीमपुर की इटावा, सिद्धार्थनगर के गांव भी बाढ़ की जद में हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूबे के 6 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 6 जिलों में स्थितियां भयावह हो चली हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोग तुरंत रेस्क्यू के पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ और दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की मदद को करने की व्यवस्था कर रखी है। सामग्री वितरण, जनहानि और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भरपूर आर्थिक मदद के साथ ही पशु हानि पर प्रति पशु 30,000 रुपए तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आपदा में अगर किसी शिल्पकार, दस्तकार के औजार को नुकसान होता है तो भी मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि आपदा में अगर किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशुपालक को 30,000 रुपए तक का मुआवजा देगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार सुबह तय कार्यक्रम के हिसाब से मुरादाबाद पहुंची। राजकीय विमान से मुढ़ा पांडे हवाई पट्टी पर उतरने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का काफिला कार से मैनाढेर स्थित एक्सपोर्ट फर्म पहुंचा, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। राज्यपाल से मिलने पहुंचे स्थानीय भाजपा नेताओं की भी उनको भी मायूसी हाथ लगी। करीबन 1 घंटा फर्म में बिताने के बाद राज्यपाल कार से अमरोहा के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने एंग्लो एक्सपोर्ट कंपनी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर यूपी प्रशासन अपने अथक प्रयासों में लगा हुआ है। इस बीच मौसमी बीमारियों ने मथुरा के एक गांव को वहां के ज्यादातर घरों को अपनी जद में ले लिया। इसके चलते मौसमी वायरस से 4 दिनों के अंदर 6 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 150 से ज्यादा लोग बीमार हैं, कई लोग उपचाररत हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। चार दिन में 6 लोगों की मौत, करीब 3,500 आबादी में 150 लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार। आसपास के गांवों को भी मिलाकर चपेट में करीबन 200 लोग। गांव में खौफ, कहीं ये खतरे की दस्तक तो नहीं। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर यूपी प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी बीच मौसमी बीमारियों ने मथुरा के एक गांव में, जिसकी आबादी करीबन 3,500 के पास है, ज्यादातर घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी मौसमी वायरल बताए जा रहे बीमारी से 4 दिन में एक ही गांव के 6 लोगों की मौत हो गई है। गांव में 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग बीमार हैं। 6 लोगों का इलाज आगरा, मथुरा, हाथरस, भरतपुर क्षेत्र के अस्पतालों में कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ग्रामीण वायरल फीवर होने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने अनदेखी कर दी। पर जब बीमार लोगों का आंकड़ा शतक को पार कर गया, तब जाकर सोमवार को गांव में एसडीएम, विधायक पूरन प्रकाश, एसीएमओ और फरा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पहुंचे, गांवों के हालातों का जायजा लिया। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार लोगों की जानकारी जुटाने में लग गई। मेरे गांव के अंदर समस्या बहुत बड़ी जटिल है। 1 हफ्ते के अंदर 8 मौत हो चुकी है। लगभग 60-70 आदमी आगरा, मथुरा, हरे, जयपुर, भरतपुर एडमिट हैं। 4 दिन में 8 डेथ हो गई है और कम से कम 100 पेशेंट जो है एडमिट है आगरा, भरतपुर और मथुरा में। तो आपने सीएमओ साहब को अवगत कराया? सबको सूचना दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। समस्या ये है भैया, हमारे यहाँ ऐसा कोई वायरल फैला हुआ है। 8-7 बच्चे हमारे 1 हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर एक्सपायर हो गए। जब इस तरीके से हमने देखा तो हमारे गांव में तो बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है। औरतें चिल्ला रही हैं चारों तरफ मोहल्लों में। प्रशासन को भी अवगत कराया तो आज डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई है, आज आई है।
कितने दिन से ये बीमारी फैली हुई है? बीमारी करीब करीब 10 दिन से हमारे यहाँ ये हाल है। सीएमओ ऑफिस के नोडल अधिकारी कहते हैं कि ये मौसमी वायरल फीवर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में वायरल फीवर से बचाव के लिए दवाओं का वितरण कर रही है। टीमें घर घर तक पहुंचकर रोगियों की जानकारी जुटाने में लगी हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए पूरे गांव में फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, साफ सफाई कराई जा रही है। जिन जिन घरों में वायरस से ग्रसित रोगी पाए गए हैं, उनकी डेंगू, मलेरिया और कोविड की जांच की जाएगी। स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। सिर्फ कोह गांव के करीबन 3500 आबादी में 150 लोग खांसी, जुकाम और बुखार से बीमार हैं। तो वहीं ग्रामीणों में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच वायरल के आने से दहशत बनी हुई है। जनता टीवी के लिए मथुरा से सुरेश सैनी और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सीधे मथुरा से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं सुरेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कितने लोग उपचाराधीन हैं और उनकी स्थिति कैसी है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, अभी भी लगभग कई दर्जन लोग जो है वो मथुरा, आगरा और हाथरस के साथ साथ भरतपुर के हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, जहाँ पे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में है जो बीमारी है। और इस बीमारी का अभी तक कुछ क्लियर साफ नहीं हो पाया। हालांकि आज सीएमओ भी जो है गांव भरे के क्षेत्र के कोह गांव पहुंची है, जहां पर उपचार चल रहा है, लोगों की जांच हो रही है और जांच के बाद ही कुछ आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कई दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई वहां पे ना जांच कराई और उसको तो उसको लेकर के जहाँ एक तरफ ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं और जो दूसरी तरफ विधायक, जो स्थानीय विधायक है, उनके काफी कहने के और उनके प्रेशर के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में पहुंची थी, वो वहाँ लोगों की जाँच कर रही है, उनके सैंपल ले रही है कि आखिर महामारी का जो कारण है वो क्या है। और अभी जो हमारी बात हुई, प्रधान जो गांव के प्रधान है हरिंदर, उनसे जो बात हुई, उन्होंने एक बाइट दी है मीडिया को, उसमें भी साफ कहा है कि आज भी एक बच्ची की मौत हुई है, जो एक नाबालिग बच्ची थी, वेरी नाम है उसका, उसकी मौत हुई है। यानी अगर कहे तो जिस तरह से बच्चों की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग कुछ भी कहे, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी की पकड़ पाने में ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा किस तरीके से महकमा हरकत में आया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब ग्रामीणों की तरफ से सामने आने पर अधिकारियों से शिकायत की गई थी, तो आखिर कर्तव्य एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश में उच्च और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के बाद आज 6वीं से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र में पहली बार कक्षाओं में पढ़ने वालों की संख्या कम जरूर रही, लेकिन लंबे समय गुजार भी नहीं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से और 8 तक के आज स्कूल खोल दिए गए हैं। 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल में आएंगे, कोरोना कायदे कानून का पालन करेंगे। क्योंकि दूसरी लहर के बाद आज स्कूल खुले हैं, तो ऐसे में बच्चों की संख्या कक्षा 8 के स्कूल खोल दिए गए हैं। क्या उपस्थिति है कि स्कूल में स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की? नहीं, हमारे 6 to जो है 8th वो स्ट्रेंथ हमारी 118 की है, सॉरी 115 बच्चों की है, लेकिन आज उपस्थिति बहुत कम है। सहमत होने के बाद भी कुछ बच्चे अभी नहीं आए हैं स्कूल। आज मात्र 10 बच्चों की उपस्थिति तीनों क्लासों में हमारे यहाँ। आज कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। क्या उपस्थिति है और आपके स्कूल में स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की? नहीं, हमारे 6 to जो है 8th वो स्ट्रेंथ हमारी 118 की है, सॉरी 115 बच्चों की है, लेकिन आज जो उपस्थिति थी वो बहुत कम है। सहमति पत्र के बाद भी कुछ बच्चे अभी नहीं आए हैं स्कूल। आज मात्र 10 बच्चों की उपस्थिति तीनों क्लासों में हमारे यहाँ। एक बड़ा सवाल है, आप ऑफलाइन भी क्लासेस चला रही हैं और ऑनलाइन भी चलाने की बात कर रही हैं, तो ये समय चूंकि सरकार की तरफ से है, सुबह 8 बजे से
12 बजे तक एक क्लासेस चलेगी और सेकंड क्लास 4-4:30 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन को मैनेज करना कैसे आप करेंगी? नहीं, ये वाकई ये बहुत चुनौती वाला काम है टीचर्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ाना ऑफलाइन भी पढ़ाना। लेकिन हम लोग इस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाएं और उसके बाद मतलब जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को, वही मैटर वही चीजें हम लोग जो है ऑनलाइन भी बच्चों को वो भेज दें। तो ये इस कॉलेज में जो इस बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए। बच्चे हालांकि अभिभावकों से लगातार संपर्क टीचरों का जारी है, लेकिन अभी भी उनके अभिभावकों के अंदर डर है बच्चों को लेकर कि कोरोना की तीसरी लहर की जिस तरीके से आशंकाएं हैं, तो टीचरों को जिस तरीके से कहना उनकी से बातचीत हो रही है, तो उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज 115 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी लोगों के अंदर कोरोना का खौफ बरकरार है। कपड़ा से आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो बच्चों में भी खौफ है और बच्चों के अभिभावकों में भी खौफ है, क्योंकि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, इस तरीके की आशंकाएं हैं। और इसी आशंका के बीच प्रदेश में आज 2 शिफ्ट में पीईटी प्रवेश परीक्षा हुई है। परीक्षा को लेकर के कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पुख्ता की गई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थियों की चेकिंग की गई। गेट पर ही उन्हें नया मास्क उपलब्ध कराया गया, सर्जिकल मास्क था ये। तो वहीं डिवाइस आदि छुपाकर ना ले जाएं स्टूडेंट्स, इसकी भी संभावना थी, तो उसकी भी जांच की गई है। परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र, काला पेन ही लेकर जा पाए। सभी 75 जिलों में 2254 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रेक्षक बनाया गया है, वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें हरदोई, महाराजगंज, कासगंज, गोंडा और चित्रकूट की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात होगी आगरा की, जहां पर 2 गांव कालौर कला और देवरी में शराब कांड का मामला सामने आया है। दरअसल बीते 24 घंटे के अंदर जहरीली शराब पीने की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। माफ कीजिएगा, कोलार कला और देवरी में 4 लोगों की जान गई है। दोनों गांव की आपस में दूरी करीबन 15 किलोमीटर। शराब पीने से एक की स्थिति अभी भी गंभीर है, एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं 5 मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रशासन शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ एसडीएम का साफ तौर पर कहना है कि जिन शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सूचना मिली है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 2 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है और एक व्यक्ति की जो संदिग्ध परिस्थितियों में तो उनके पोस्टमार्टम के लिए भी जा चुका है। तो एक व्यक्ति बीमार है, वो अस्पताल में, मैं भी वहां से गया हुआ था अस्पताल भी, रामवीर जो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब का स्पष्ट है कि इनको इन्फेक्शन कुछ हुआ है और 7-8 दिन से बुखार भी है। कुछ इन्होंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है, हैजा वगैरह भी हो सकता है। इस तरह से तो अभी संदिग्ध ही मामला, कोई ऐसा कोई अभी नहीं जैसा कि चर्चा है कि जहरीली शराब से। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी देवभूमि की, जहां पर उत्तराखंड में विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र जारी है और आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के 2 विधायकों ने धरना दे दिया। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी और केदारनाथ से विधायक मनोज रावत सदन परिसर में ही बैठ गए। धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से टावर का बजट जारी होने के बाद भी टावर शुरू न होने को लेकर धरना दिया। हरीश धामी ने कई जगहों पर नेपाल की नेटवर्किंग से देश की सुरक्षा को खतरा बताया है। लेकिन इस दौरान सबसे अलग बात क्या रही है? अलग बात ये रही कि पुष्कर सिंह धामी का अलग चेहरा देखने को मिला और ये व्यवहार काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पुष्कर सिंह धामी खुद गए धरना स्थल पर, जो धरने पर विधायक बैठे हुए थे उनके पास गए, उनकी समस्या को समझा, धरना समाप्त कराया, सदन में लेकर गए। सीएम के इस व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिला। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5370 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। साथ ही 6 विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। घेरने की रणनीति बना रहा है। हालांकि इस दौरान जब सुबह कार्यवाही शुरू हुई सदन की तो 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब दोबारा से शुरू हो चुकी है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अरजीत काम्बोज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अरजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, हर वर्ग ने, चाहे वो शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या फिर विपक्षी, सभी ने हंगामा काटा है आज जमकर। 3 बजे तक के लिए सदन स्थगित भी रहा और अब बजट पेश हो सकता है। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड विधानसभा सत्र की बात की जाए तो आज दूसरा दिन है और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जब सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के भीतर जहां विपक्ष पूरी तरह से हमलावर होगा सरकार पर, तो बाहर सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क पर तमाम राजनीतिक दलों की बात की जाए या फिर कर्मचारी संगठनों की बात की जाए तो सभी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और तमाम तरह के धरने प्रदर्शन विधानसभा भवन के बाहर हुए हैं। सदन के भीतर की अगर बात की जाए तो सुबह ही जिस तरह की जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि धारचूला विधायक हरीश धामी और केदारनाथ विधायक मनोज रावत अपनी मांगों के साथ सदन के बाहर ही धरने पर बैठे थे, जिनको खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनाकर सदन के भीतर ले जाने का काम किया। तो यह व्यवहार मुख्यमंत्री काफी चर्चाओं में भी रहा। इसके अलावा अगर सदन के भीतर की बात की जाए तो सदन के भीतर विपक्ष तमाम तरह के सवाल लेकर सरकार के पास पहुंचा था और सरकार से सवाल को लेकर उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई है। तो साफ है कि विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है और जब उनसे इस बाबत बात की गई तो विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार के मंत्रियों का होमवर्क पूरा नहीं होता है। वो जब सदन के भीतर उपस्थित होते हैं तो आधी अधूरी तैयारी के साथ उपस्थित होते हैं, जिसके चलते उनको अटपटा होना पड़ता है और जब विपक्ष उनसे सवाल करता है तो वो सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरह के जवाब अंदर खाने से जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनकी तरफ से भी दिए गए हैं कि उनको भी सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं बंशीधर भगत, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहती है और हर बिल्कुल सरकार का अपना पक्ष है और विपक्ष का भी अपना ही पक्ष है। अब देखना ही होगा कि आगामी दिनों में कैसे सदन चलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरजीत, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र में सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, तो वहीं विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय योग प्रशिक्षित बेरोजगारों की तस्वीरें हैं जिन्होंने विधानसभा का घेराव किया। इनकी मांग विद्यालय शिक्षा में योग विषय अनिवार्य करने की है। तो वहीं प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट ने भी विधानसभा का घेराव किया है। 600 पदों पर नियुक्ति होनी थी लेकिन अभी तक हो नहीं सकी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी घेराव किया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।